So good morning. This is Ankit Jaiswal. Very good morning all of you. I hope you all will be fine. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर 4 था साइंस में. ओके. नेम ऑफ द चैप्टर वाज फाइबर टू फैब्रिक. ओके. सो हमने बहुत कुछ जाना था उसमें. फाइबर से फैब्रिक के बारे में जाना था. ठीक है. टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में जाना था. और उसके अलावा हमने जो है एक्टिविटीज़ कराई थी. ये सारी चीज़ें हमने करा दी थी आपको. ठीक है. पेज नंबर 49 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया था. आज उसके आगे जो टॉपिक बचता है, आज हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या है उसमें. कुछ आपको एक्सरसाइज भी दी गई है, वो भी करना है आपको. और फिगर्स वगैरह आप लोग ड्रॉ करते रहिए. ठीक है. मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा फिगर्स आपको ड्रॉ करना है कॉपी में, क्या नोट्स बनाने हैं आपको कॉपी में. चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं और समझते हैं कि क्या है इस चैप्टर में. चलिए देखिए, नो द फैक्ट. कुछ फैक्ट है जो आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जानना चाहिए. देखिए, नो द फैक्ट. द टिनिएस्ट थिनेस्ट है बच्चों, थिनेस्ट यानी कि सबसे पतला ऑफ ऑल मैन मेड फाइबर्स इज नोन एज माइक्रोफाइबर और अल्ट्रा स्यूट. ठीक है. इट वॉज इन्वेंटेड इन ओवर 20 ईयर्स एगो इन जापान. इट इज़ 100 टाइम्स थिनर दैन ह्यूमन हेयर. जो सबसे पतला जो बच्चों, देखिए बहुत ही फैक्ट है ये, और ये बहुत ही एक जो है इस फैक्ट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे पतला जो फाइबर होता है, सबसे पतला फाइबर जो होता है, उसको हम लोग बच्चों माइक्रो फाइबर बोलते हैं. तो नाम याद रखेंगे आप लोग. आपसे कोई पूछे कि विच इज़ द थिनिएस्ट ऑफ ऑल मैन मेड फाइबर्स, यानी जितने भी इंसानों ने आज तक फाइबर्स बनाए हैं उसमें सबसे पतला फाइबर कौन सा है, तो आपको नेम बताना पड़ेगा माइक्रो फाइबर का, या फिर उसका दूसरा नाम होता है अल्ट्रास्यूट. ठीक है. इसको सही सबसे पतला है. कितना पतला है आप यहाँ पर देखिए. ये लगभग जो हमारे ह्यूमन हेयर होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, उनसे 100 गुना ज़्यादा पतला होता है. आप सोच लीजिए हमारे बाल इतने पतले होते हैं तो वो कितना पतला होता होगा. उसका 100 गुना पतला होता है. और ये 20 साल पहले जापान में इन्वेंट किया गया था. जापान में इसकी खोज हुई थी, यानी जापान में इसका आविष्कार किया गया था. तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखें और नोट करें कॉपी में. देखिए दूसरा यहाँ पे साइंस इन कॉन्टेक्स्ट. साइंस क्या कहता है, देखिए बहुत ही इस पर ये फोकस करने वाली बात है. द फैब्रिक दैट आर मेड बाई यूजिंग बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर नोन एज ब्लेंडेड फाइबर्स. अब कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं बच्चों जिनको हम लोग, कुछ नेचुरल भी होते हैं और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं, यानी कुछ जो मैन मेड बनाता है और कुछ नेचुरल होते हैं. वो दोनों ही मिलकर जो बनते हैं उनको हम लोग ब्लेंडेड फाइबर बोलते हैं. ब्लेंडेड फाइबर. ठीक है. ब्लेंडेड क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड फाइबर. जो मिक्स होते हैं, किसका मिक्सअप होता है ये लोग, ये मैन मेड और नेचुरल फाइबर्स का मिक्सअप होते हैं. तो एग्जांपल के तौर पर देखिए पॉलीकॉट क्लॉथ्स. ठीक है. जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन से मिलाकर बनाए जाते हैं. तो पॉलिस्टर आप सब देखिए, कॉटन जो होता है नेचुरल होता है, पॉलिस्टर होता है मैन मेड होता है. दोनों को मिलाकर जब बनाते हैं तो पॉलीकॉट क्लॉथ्स बनता है. तो जब दोनों को मिला के मिक्स करके जब हम लोग एक नया फाइबर बनाते हैं, तो जो सॉरी हाँ ठीक है, तो उनको बोलते हैं ब्लेंडेड फैब्रिक्स. तो उनको आप लोग याद करिएगा. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको यहाँ पे एक आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे एज इज अ थिन, एक पतला सा. ठीक है. हेयर लाइक स्टैंड, एक हेयर की तरह धागा होता है. फ्रॉम विच यार्न, जैसे यार्न बनाए जाते हैं. तो मैंने आपको पढ़ाया है, उसे क्या बोलते हैं, उसे फैब्रिक बोलते हैं या फाइबर बोलते हैं, वो आप देखिएगा. द मटेरियल दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ, कपड़ा बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है फैब्रिक या यार्न, तो आप इसको भरिएगा. आप देखिएगा बुक में आपको दिया गया है. इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट्स. कोकोनट्स के जो बाहरी शेल से निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो बाहरी उसका होता है. ठीक है. उसको हेम्प बोलते हैं, क्वायर बोलते हैं. ये भी मैंने आपको बताया है. वूल जो है, वूल ऊन जो होता है वो कौन सा फाइबर है, वो आपका प्लांट है या एनिमल फाइबर है. ये जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, रेयॉन या कॉटन. तो ये चीज़ें आपको फिल करनी है. फिल करके आप लोग, ये होमवर्क है आपका, करके दीजिएगा. चलिए आज आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट नेचुरल फाइबर्स. अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल फाइबर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जानना उनको बहुत ज़रूरी है. देखिए सबसे पहले आता है इस लिस्ट में कॉटन. कॉटन आप सब जानते हैं, कॉटन के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा. रुई आपने देखी होगी, रुई को ही कॉटन बोली जाती है बच्चों. ठीक है. तो आप सबने रुई देखा होगा. आपके आजकल विंटर का टाइम है, उसमें रजाइयों में रुई भरी होती है. तो आप सबने कभी सोचा कि ये जो कॉटन होता है ये आता कहाँ से है, ये जो रुई होती है आती कहाँ से है. रुई को ही हम लोग बहुत तरीके से उसका प्रोसेस करके कई तरीके से बहुत कुछ बनाते हैं हम लोग. कपड़े बनाते हैं उससे, है ना, या फिर उसको रजाइयों में भर लेते हैं डायरेक्ट, या उससे बहुत कुछ काम करते हैं हम लोग. तो चलिए देखते हैं कैसे उनको हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और कैसे उनका जो प्रोसेस होता है उसको करते हैं, कैसे उसको जो आगे फैब्रिक्स में कैसे यूज़ करते हैं. देखिए कॉटन जो होता है, कॉटन प्लांट इज अ श्रब. जो कॉटन प्लांट होता है वो श्रब होता है. श्रब मतलब एक झाड़ी टाइप का होता है बच्चों. ठीक है. विच इज़ यूजली ग्रोन इन द रीजन्स हैविंग ब्लैक सॉइल.
एंड वार्म क्लाइमेट, ऐसी जगह पर इसको उगाया जाता है जहाँ का मिट्टी काली होती है और मौसम बहुत ही गर्म होता है। तो ये पहला ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप जानिए कॉटन कहाँ पर उगाए जाते हैं। कॉटन जो है वो गर्म जगहों पर उगाए जाते हैं, यानी वार्म प्लेसेस पर उगाए जाते हैं, और खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर मिट्टी जो है वो काली हो, काली मिट्टी हो, साथ में जो है मौसम बहुत गर्म हो, ऐसी जगह पर कॉटन जो है ग्रो किए जाते हैं। इट नीड्स अ फेयर अमाउंट ऑफ इरीगेशन टू ग्रो वेल। देखिए इरीगेशन या सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपको इसको खेती करनी है आपको कॉटन की, तो आपको इरिगेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। खेती फसल वगैरह के लिए बहुत आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी, खासकर सिंचाई को लेकर, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, ठीक है ना। तो इरिगेशन में सिंचाई होता है, सिंचाई पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पानी वगैरह से आपको वहाँ पे लगातार उसको तरी बनाए रखना पड़ेगा, उसको जो है आपको हमेशा उसमें मॉइस्चर जो है मॉइस्चराइजेशन उस पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से अगर ग्रो करना चाहते हैं तो। देखिए इन इंडिया, जो भारत में होता है, कॉटन इज़ मोस्टली ग्रोन इन महाराष्ट्र। आपसे कोई पूछे भारत में ज़्यादातर कॉटन्स को कहाँ पर ग्रो करते हैं, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड मध्य प्रदेश। साथ में गुजरात एंड मध्य प्रदेश में भी इसको ग्रो किया जाता है। ओके, कॉटन प्लांट्स बियर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्रीन पॉट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी नंबर में स्मॉल ग्रीन पॉट्स, छोटे छोटे जो है पॉट्स, ठीक है, जो है पॉट्स मतलब आप कह लीजिए कि गोल गोल गुब्बारे टाइप में ये लोग, ठीक है, इनका जो है क्या निकलता है, फल नुमा जो है इनका निकलता है। तो जो पॉट्स निकलता है उस पॉट्स को हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ये हरा हरा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये आप इस अगर क्लियर नहीं देख रहा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये सूख चुका है तब है, इसमें ये ग्रीन, पहले ग्रीन ग्रीन कलर का पॉट्स होता है, उसके अंदर ही कॉटन भरा होता है, ठीक है। तो उस जो पॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं, कॉटन बॉल्स दैट हैव ब्लैक सीड्स इनसाइड देम। और उसी बॉल्स के अंदर क्या होता है, हरे जो है काले काले सीड्स, बीए होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। व्हेन द कॉटन बॉल्स मैच्योर, जब कॉटन बॉल्स पक जाता है, ठीक है, पक जाता है, दे बर्स्ट एक्सपोजिंग, तो वो फट जाते हैं, अपने आप फट जाते हैं। फटने के बाद, ठीक है, बर्स्ट मतलब फटना होता है, विस्फोट हो जाता है। एक्सपोजिंग द वाइट फाइबर ऑफ कॉटन, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद कलर का फाइबर निकलता है कॉटन का, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने फिगर में, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये अब देखिए सूख चुका है, ठीक है, मैच्योर हो चुका है, और मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट हो गया, यानी कि फट गया, और फटने के बाद इसमें से क्या निकला, सफ़ेद सफ़ेद कलर का कॉटन फाइबर निकला। ओके, तो इस तरह से होता है। कॉटन फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद क्या करते हैं, जो कॉटन फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग उनके बीज से अलग कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, और उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। क्या बोलते हैं, गिनिंग। तो बच्चों गिनिंग क्या है, गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आपको बता दूं गिनिंग क्या है। गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कॉटन के बीज से, कॉटन के सीड से, कॉटन सीड से कॉटन को अलग करते हैं। कॉटन सीड से कॉटन फाइबर को अलग करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको गिनिंग बोलते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अब कॉटन का यूज़ कहाँ करते हैं, आप सब जानते हैं, इनको बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़ों के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो गिनिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, गिनिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे किया जा रहा है। देखिए जो कॉटन सीड्स हैं उनसे कैसे कपड़े बाहर निकाले जा रहे हैं, उनसे कॉटन रुई जो है कैसे बाहर निकाली जाती है उनके बीज से, ठीक है। रुई के बीज से रुई को बाहर कैसे निकाला जाता है, देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सो गिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर्स। गिनिंग जो होता है वो प्रक्रिया होती है, ठीक है, फाइबर्स को बाहर निकालने की, ठीक है, फ्रॉम द कॉटन सीड्स बाई कॉम्बिंग। तो कॉटन सीड्स यानी कि जो रुई के जो बीज होते हैं उनसे रुई को बाहर निकालते हैं कॉम्बिंग करके। कॉम्बिंग मतलब कि उनसे हम कंघी वगैरह, जैसे कि उन पे हम लोग स्मूथली क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद उन पे जो कॉटन्स होते हैं बाहर आ जाते हैं और जो बीज होता है वो अलग चला जाता है ट्रेडिशनली, ठीक है। देखिए परंपरागत रूप से क्या होता है, गिनिंग वॉज डन बाई हैंड। गिनिंग जो है पहले उसको हाथ से किया जाता था, हाथ से अलग करते थे हम लोग, ठीक है, एक एक बीज से एक एक रुई निकालते थे। ऑन अ लार्ज स्केल गिनिंग इज डन बाई मशीन्स कॉल्ड गिन्स। लेकिन जब बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए तब हाथ से निकालना मुमकिन नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मशीन का यूज़ करते हैं, और उन मशीन्स को बोलते हैं गिन्स। क्या बोलते हैं, गिन्स। तो गिनिंग करने वाले मशीन को, गिनिंग की प्रक्रिया, गिनिंग की प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले मशीन्स को बोलते हैं गिन्स। ओके, ऑलराइट। चलिए, द गिंड कॉटन इज मेड इनटू कॉम्पैक्ट बंडल्स नोन एज बेल्स। तो जो गिंड कॉटन होता है, ऐसे कॉटन जिनको उनके बीज से बाहर निकाल लिया जाता है, यानी रुइयों को, ठीक है, जो कि कॉम्पैक्ट बंडल, उनको एक बंडल में, यानी एक जो है उनका बंडल बना दिया जाता है इकट्ठा करके, उस बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्स बोलते हैं, बेल्स,
ठीक है ना। तो कॉटन के बंडल को बेल्स बोलते हैं। वंस द बेल्स आर शिफ्टेड टू फैक्ट्रीज, जब कॉटन्स के जो बेल्स होते हैं, जो कॉटन्स के जो ग्रुप जो भंडार होते हैं, उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। कॉटन यार्न इज स्पन फ्रॉम द देम, उसके बाद क्या होता है उनसे कॉटन यार्न जो छोटे छोटे, जो आपको बताया मैंने, स्टर्न जो छोटे छोटे होते हैं, धागे जो होते हैं कॉटन के, उनको बाहर निकाल लिया जाता है उन रुइयों से, ठीक है। देन यार्न्स इज देन वोवन टू मेक कॉटन फाइबर, उसके बाद जो यार्न, रुई से जो यार्न निकाले जाते हैं, जो कपड़े बनाने के लिए जो यार्न निकाले जाते हैं, उन यार्न को भेज दिया जाता है, किस लिए, उनसे कपड़े बनाए जाते हैं फिर, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से प्रक्रिया बनती है कॉटन की। कॉटन कपड़े बनाने के लिए इतने ज़्यादा हम लोग मशक्कत करते हैं, किस किस तरह से इनको यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा, पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, कॉटन क्लॉथ शुड बी प्रीफर्ड ओवर सिंथेटिक क्लॉथ्स, यहाँ पर कुछ कह रहा है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, ठीक है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर प्रेफरेंस देनी चाहिए। यानी कि आपको कॉटन क्लॉथ्स ज़्यादा पहनना चाहिए, सिंथेटिक क्लॉथ्स कम पहनना चाहिए। क्यों सिंथेटिक क्लॉथ्स कम पहनना चाहिए? क्यों? बिकॉज नेचुरल फाइबर्स आर बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। जो आपका नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि क्या है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना, आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और साथ में ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं। टू रेज एंड अवेयरनेस ऑफ नेचुरल फाइबर्स, तो इसीलिए आप लोग को भी अवेयरनेस उठानी चाहिए, नेचुरल फाइबर्स ज़्यादा यूज करना चाहिए। द ईयर 2009 वाज कंसिडर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, 2009 में इसके लिए प्रचार प्रसार किया गया था, जहाँ पर ये बात उठाई गई थी कि भैया सभी लोग नेचुरल फाइबर पहने, कोई भी सिंथेटिक फाइबर्स ना पहने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, उसी क्रम में आपने कॉटन पढ़ा, कॉटन कैसे होता है। अब दूसरा जो हमारा नेचुरल फाइबर है वो है जूट। जूट कैसे क्या होता है, जूट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जूट प्लांट इज वुडी हर्ब, जो जूट प्लांट होता है वो लकड़ियों का हर्ब होता है, ठीक है। एक लकड़ियों का, देखिए आप यहाँ पे जूट प्लांट्स आप देख सकते हैं, जैसे बांस वगैरह उगाई जाती है, वैसे जूट प्लांट्स भी होता है, ठीक है। लकड़ियों का ये हर्ब होता है, एंड मोस्टली ग्रोज इन क्ले और एलावल सॉइल, ठीक है। इनको क्ले यानी जो चूनी मिट्टी होती है, ये अलाइवल सॉइल होता है, यहाँ पर पकाया जाता है। द प्लेसेस दैट गेट मैक्सिमम रेनफॉल, ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो जूट की जो खेती की जाती है उस जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट ग्रोज वेल इन ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट, ठीक है। ये अधिकतर जो ऐसे जगह जहाँ पर नमी हो और गर्म हो, ऐसे माहौल में, ऐसे क्लाइमेट में इनको उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मोस्टली ग्रोन इन डेल्टा रीजन, जो इंडिया में कहाँ पर इसको उगाते हैं, डेल्टा रीजन में उगाते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी होती है उसके डेल्टा पर इसको उगाया जाता है। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, तो जूट जो फाइबर्स होते हैं उनको कहाँ से निकाला जाता है बच्चों, तो जो जूट प्लांट्स का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसके बाहरी हिस्से को हम लोग निकालते हैं। व्हेन द जूट प्लांट इज इन द फ्लावरिंग स्टेज, जब जूट प्लांट अपने फूल देने वाले स्टेज पे होता है, जब वो फूल दे रहा होता है, जब फूल रहा होता है, इट इज़ कट, तो इसको काट लिया जाता है। एंड रूट्स फ्रॉम द स्टेम्स आर रिमूव्ड, और जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, उनको स्टेम से अलग कर देते हैं, ठीक है। स्टेम और रूट को हम लोग अलग कर देते हैं। द स्टेम्स आर देन टाइड इन बंडल्स, उसके बाद जो उनके तने होते हैं उनको हम लोग एक जगह पर बंडल में बांध देते हैं। इमर्स इन वाटर, उसको पानी में हम लोग कुछ देर तक भिगोते हैं। एंड अलाउड टू रॉट, उसके बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वंस द स्टेम्स बिकम सॉफ्ट, उसके बाद जो स्टेम्स, जो तने होते हैं वो बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। द फाइबर्स आर रिमूव्ड बाई हैंड, उसके बाद क्या करते हैं, उनको हम लोग हाथ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है। स्टेम्स को हम लोग क्या करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, फिर ऐसे छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं। और जब मुलायम हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जूट को निकाल लेते हैं उस स्टेम से। तो स्टेम से निकाली जाती है जूट। आपसे कोई पूछे जूट कहाँ से निकलता है, तो आप बताएंगे जूट को जो है स्टेम से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। उनको उनके जड़ से अलग करके स्टेम्स को भिगो देते हैं, भिगोने के बाद मुलायम कर देते हैं, और मुलायम करने के बाद हम लोग निकाल देते हैं। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलते हैं, रेटिंग। तो आपने देखा अभी कि जो है, जो कॉटन था उसको निकालने का प्रोसेस आपको क्या बताया, गिनिंग पढ़ा था आपने, और जूट को निकालने का जो प्रोसेस है वो रेटिंग होता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखिए, जूट फाइबर्स आर वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव नेचुरल फाइबर्स, जो जूट फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव यानी कि महंगे, सस्ते होते हैं, ठीक है। बहुत ही सस्ते फाइबर्स होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, और ये पहनने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत दिन तक चलते हैं। गनी, बैग्स, मैट, देखिए जो गनी होता है, बैग बनाए जाते हैं, मैट्स जो आपकी चादरें बनाई जाती हैं, ठीक है, और रोप्स, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, सैक्स, बोरी बनाई जाती है,
ये सारे के सारे जूट से बनाए जाते हैं, ठीक है, जूट से। आपने बोरी देखी होगी, बोरी, ठीक है, जो बोरी बनाई जाती है वो जूट से बनाई जाती है। आपने घर पे आपने देखा होगा बोरियां वगैरह आते हैं, बोरे आते हैं, वो सारे ही जूट प्लांट से बने होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग का जो है, जैसे कि आप लोगों ने मैट वगैरह देखा होगा, तो मैट वगैरह भी उसी से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जाने कि जूट प्लांट से बहुत कुछ बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट इज सोन इन फिगर 5। यहाँ पे देखिए किस तरह से जूट फाइबर्स को जूट प्लांट से अलग किया गया है, ये आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए जूट प्लांट्स किस तरह से होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, जूट प्लांट हैं। फिर देखिए हार्वेस्टिंग आप जूट प्लांट, किस तरह से जूट प्लांट्स को हार्वेस्ट किया रहा है, कटाई की जा रही है उनकी। उसके बाद देखिए जूट जो स्टेम्स हैं उनको पानी में भिगोया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, सेपरेटिंग जूट फाइबर्स आफ्टर सॉफ्टनिंग ऑफ जूट स्टेम्स। उसके बाद जब जूट जो तने हैं जूट के, उन जब वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, तो उनको अलग कर लिया जाता है। उनके जो फाइबर होते हैं उनके तनों से, उनको अलग कर लिया जाता है। इस तरह से जूट वो बन जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे कॉटन बॉल्स हैं, इस तरह से आपको कॉटन बॉल से लेकर कॉटन फाइबर तक का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आपको बनाना है, ठीक है। अब देखिए जो ऑब्टेनिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स, अब कैसे हम लोग फाइबर से फैब्रिक निकालने का काम करते हैं, ठीक है। यार्न फ्रॉम फाइबर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइबर से यार्न निकालते हैं। देखिए स्पिनिंग, स्पिनिंग मतलब होता है घुमाना, गोल गोल घुमाना, ठीक है, गोल गोल घुमाना, स्पिनर्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। जब भी हम यार्न निकालते हैं, वो जो धागा जैसे कपड़ा बनाया जाता है उसको निकालते हैं जब हम लोग फाइबर से, तो उसको स्पिनिंग में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। ट्रेडिशनली स्पिनिंग वाज डन बाय यूजिंग अ हैंड स्पिंडल, ठीक है। देखिए चरखा आप लोगों ने देखा होगा, चरखा, इसको घुमाते हैं बच्चों, ठीक है, इसमें घुमाते हैं। यहाँ पे जब हम लोग रखते हैं उसको फाइबर्स को और यहाँ पे इसे घुमाते हैं तो गोल गोल, तो इससे हमारा जो फाइबर्स होता है, सॉरी फैब्रिक होता है, वो निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा स्पिनिंग मशीन्स आप देख सकते हैं। फिर देखिए आप लोग यहाँ पे टकली है, इसको आप देख सकते हैं। तो जो देखिए जो यार्न बनाया जाता है उसको उसको स्पिनिंग कहते हैं। ट्रेडिशनली स्पिनिंग वाज डन बाय यूजिंग अ हैंड स्पिंडल। पहले के टाइम पे हैंड स्पिंडल, एक हाथ से मशीन हुआ करती थी, उससे हम लोग निकालते से टकली बोलते थे, ठीक है। स्पिनिंग व्हील या फिर एक स्पिनिंग व्हील हुआ करती थी जिसको घुमा घुमा के हम लोग चक्के से निकालते थे, ठीक है। चरखा, चरखा आप जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा बहुत ही फेमस किया गया था ऑन अ लार्ज स्केल, इसको गांधी जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन मॉडर्न स्पिनिंग मशीन्स ऑफ प्रोड्यूस यार्न ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन स्पिनिंग मशीन वाज द इंस्पायरिंग जेनी। इट वाज इन्वेंटेड अबाउट 250 ईयर्स अगो। बच्चों ये जो स्पिनिंग का काम होता है, जिसके जरिए फाइबर से फैब्रिक को निकाला जाता है, ठीक है, ये बहुत पहले ही इसकी खोज कर ली गई थी, ठीक है। इसको बहुत ही जो है बहुत पहले, यानी कि 250 साल पहले इसकी खोज कर ली गई थी। और जो सबसे पहला जो ये मशीन निकला था स्पिनिंग मशीन, वो था स्पिनिंग जेनी करके था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं। देखिए फैब्रिक फ्रॉम यार्न, द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस फैब्रिक फ्रॉम द यार्न आर वेविंग एंड निटिंग। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, फाइबर आता है। फाइबर जैसे कि आपका जूट का प्लांट, कॉटन का प्लांट, फाइबर से हम लोग क्या निकालते हैं, यार्न निकालते हैं। यार्न जो आपके धागे निकलते हैं छोटे छोटे पतले पतले, यार्न उसे कहते हैं। यार्न से फिर आपका बनता है फैब्रिक, यानी कपड़े बनते हैं, ठीक। तो ये प्रोसेस होता है आपको, फाइबर से यार्न, यार्न से फैब्रिक। फाइबर से आपका जो छोटे छोटे धागे निकलेंगे वो निकाला जाएगा और यार्न से बनेंगे बड़े बड़े कपड़े, फैब्रिक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोगों ने सीख लिया कि भैया कैसे फाइबर से कैसे यार्न निकाले जाते हैं। तो फाइबर्स यानी कि मान लीजिए आपके पास रुई वगैरह है, तो उससे कैसे आप जो है उनका यार्न, उससे धागे बनाएंगे, तो इस तरह से धागे बनाएंगे आप लोग, ठीक है। और धागों से कैसे कपड़े बनाएंगे वो देख लीजिए। टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस फैब्रिक फ्रॉम यार्न। अब कैसे यार्न से फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेविंग एंड निटिंग बोलते हैं। वेविंग मतलब जुलाहे वाला काम करना, सिलाई करना, ठीक है। निटिंग मतलब भी सिलाई करना होता है। तो सिलाई करने का काम आप सब जानते हैं। एक धागा ऐसे यार्न होता है, उसमें एक धागा और, दो धागा और, तीन धागा और, से जोड़ते चलते जाते हैं, कपड़ा बन जाता है। आप देखेंगे इस तरह से कपड़ा तैयार होता है, कई धागों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों निटिंग या फिर आपका सेविंग या फिर वेविंग। देखिए पहला है वेविंग इज द प्रोसेस इन विच टू सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, ठीक है। देखिए दो सेट्स, जब मान लीजिए एक ऐसे सेट्स है, ठीक है, एक यार्न ऐसे है, एक यार्न ऐसे है, इनको एक साथ लेकर जब आते हैं तो इसको हम लोग वेविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेविंग, ठीक है। वेवर्स मतलब जुलाहे होते हैं।
जब जुलाई वाला काम करते हैं उनको वेविंग बोलते हैं। फिर वेविंग इज डन ऑन लूम्स, वेविंग का काम कहाँ, लूम्स में किया जाता है। द लूम्स दैट कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली आर कॉल्ड हैंड लूम्स, ठीक है। तो हैंड लूम्स में इनको काम करते हैं। देखिए ऐसे लूम्स क्या होता है, जहाँ पर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर किस तरह से फैब्रिक बनता है, इनको वेविंग का काम करते हुए, तो वेविंग का काम करते हुए जब भी बनाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं लूम्स। तो लूम्स में काम करते हैं। तो लूम्स जो होता है बच्चों, इसको जब हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, तो इनको हैंड लूम बोलते हैं। जब हाथ से काम किया तो इनको हैंड लूम बोलते हैं। एंड द लूम्स दैट रन और इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे लूम्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनको पावर लूम्स बोलते हैं, ठीक है, पावर लूम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए लूम यहाँ पर है, ये देखिए लूम, इससे वेविंग का काम होता है, कपड़ों को सिलने का काम किया जाता है। साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, इन वेविंग द yarns that are running longwise are called warp, ठीक है। द yarns that are running across are called weft। देखिए जब हम लोग वेविंग का काम करते हैं, ठीक है, जब सिलाई वगैरह का काम करते हैं, तो यार्न जो होता है, जो धागे होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, वो जब लॉन्ग लेंथ वाइज चलते हैं, लंबाई से चलते हैं, तो हम लोग उनको वार्प बोलते हैं। और जब उनको एक्रॉस एक तिरछा करके चला जाता है तो उनको हम लोग वेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेफ्ट बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, वार्प क्या है और वेफ्ट क्या है, ठीक है। अब आपको डिस्कस क्या करना है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ हैंडलूम्स ओवर पावर लूम्स। जो हैंडलूम्स होते हैं यानी हाथ से जो मशीन होती है ये फैब्रिक बनाने वाली, ठीक है, जो यार्न से जो फैब्रिक बनाई जाती है वेविंग के लिए, उसको जो मशीन होती है लूम जो हाथ से की जाती है उसमें, और पावर लूम और जो बिजली से चलती है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब देखिए अगला है निटिंग। निटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में क्या होता है, उसमें एक ही धागे से पूरा कपड़ा बनाया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पार्ट ऑफ स्वेटर, क्या आपने कभी स्वेटर से एक धागा निकाला है, ठीक है, निकाला ही होगा। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड, जैसे ही एक धागा निकालते हैं पूरा का पूरा फैब्रिक खराब हो जाता है। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, एक धागे से पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा धागा निकल आता है। आप स्वेटर से एक धागा निकालिए और पूरा का पूरा निकल आएगा, जबकि वेविंग में ऐसा नहीं होता। वेविंग में सारे धागों को एक साथ जोड़ा जाता है, एक धागे से दूसरे धागे को आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो निटिंग होता है उसमें सिलाई इस तरह से होती है कि एक एक धागा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैनुअली निटिंग इज डन यूजिंग निटिंग नीडल्स। और निटिंग का काम कैसे होता है, इनको नीडल्स सुइयों से जोड़ते हैं। आप लोगों ने देखा हो घर पे स्वेटर वगैरह बुनने का काम होता है ना, तो जो बुनाई होती है उसको निटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो निटिंग यानी सिलना यानी बुनाई करते हैं हम लोग, ठीक है। नाउअडेज मशीन्स आर यूज टू मेक द प्रोसेस ऑफ निटिंग ईजियर एंड फास्टर। आजकल क्या होता है घर में, आप लोगों के घर में निटिंग होती होगी, सिलाई होती है, तो निटिंग मशीन आप सबके घर में होगा। देखिए ऐसे रहता है ना, जो टेलर वगैरह यूज़ करते हैं, आपकी मम्मी लोग यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, उसको निटिंग मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो सिलाई यानी बुनाई करना ही निटिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए साइंस इन कॉन्टेक्स्ट, द इंटर वेविंग ऑफ 3 or more strands of yarn in a traditionally overlapping pattern is called braiding। जो इंटर वेविंग होता है यानी जो 3 या 3 से 4 से ज़्यादा यार्न होते हैं, उनको जो हम लोग डायगोनली, ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं इस तरह से, यानी एक इधर एक इधर, तो उसको प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेडिंग। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या है। तो आप लोग को करना है कि आप लोग इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आप नोट्स बनाते रहिए, मैं आज आपको बता दूंगा क्या क्या आपको कॉपी में करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।